सुंदरपुर गांव में कमला नाम की एक बेवा औरत रहती थी। उसकी 2 बेटियां थी, खुशी और श्यामा। उसकी बेटी खुशी बहुत ही खूबसूरत और गोरी थी, जबकि श्यामा अपने नाम के मुताबिक श्याम यानी काले रंग की लड़की थी। खुशी को अपने हुस्न पर बहुत अहम था और इसलिए वो काले रंग वाली अपनी छोटी बहन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। खुशी श्यामा से इतनी नफरत करती थी कि छोटी छोटी बातों पर उसकी बेइज्जती करती थी। एक काली कलूटी श्यामा, तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया कर। फिर तू मेरी अलमारी में क्या ढूंढ रही थी? कुछ नहीं बाजी, वो मेरा दुपट्टा नहीं मिल रहा, तो मैंने सोचा कहीं भूलकर आपकी अलमारी में तो नहीं रख दी मैंने। आइंदा मेरी अलमारी को हाथ लगाया ना तो तेरा हाथ तोड़कर रख दूंगी, समझी? ऐसा क्या सोना रखा है तुमने उस अलमारी में जो मैं चुरा लूंगी? सुबह सुबह मेरे मुंह मत लगिए, बददिमाग कहीं की। काली मनहूस, तुझे तो बहन कहने में भी शर्म आती है मुझे। खुशी और श्यामा आपस में झगड़ी रही थी कि तभी कमला वहाँ आती है। तुम दोनों सुबह सुबह आपस में क्यों लड़ रहे हो? अम्मी के आते ही दोनों बहनें एक दूसरे को कसूरवार ठहराने लगती हैं। अम्मी, ये काली मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे चीजों को हाथ लगाने से बाज नहीं आती। देख लीजिए अम्मी, बात बात पर काली मनहूस कहकर चिढ़ाती रहती है मुझे। घर में तो बेइज्जती करती रहती है और स्कूल में भी नीचा दिखाती है, मुझे बाजी तक नहीं बोलने देती। इतना कहकर श्यामा फूट फूट कर रोने लगती है और कमला खुशी पर बहुत गुस्सा करती है। खुशी, तुम्हें अपनी छोटी बहन से इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि ये काली कलूटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्या काले इंसान नहीं होते? पर मेरी नजर में तो नहीं होते अम्मी। खामोश, तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। अब दोनों तैयार होकर स्कूल जाओ, तुझे तो मैं स्कूल से वापस आने के बाद देखूंगी। क्या देखेंगी अम्मी? कुछ कर लीजिए, पर फिर भी ये काली मुझे पसंद नहीं आएगी। मैं तो इससे सदा ही नफरत करूंगी। कमला के धमकाने से खुशी चुप हो जाती है और फिर दोनों बहनें खामोशी से तैयार होकर स्कूल चली जाती हैं। स्कूल में लंच के वक्त श्यामा की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और वो अकेली बैठकर रो रही होती है। श्यामा को इस तरह रोते देखकर बच्चे खुशी से उसकी मदद करने के लिए कहते हैं, ए खुशी, तेरी छोटी बहन श्यामा रो रही है, उसे पूछते ले कि क्या हुआ। तू सगी बहन होकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रही, कैसी बहन है तू? चुप रहो, मुझे ज्यादा सबक मत दो। ये काली मनहूस मुझे पसंद नहीं है, ये मर भी जाए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। खुदा इस काली कलूटी को उठा ही ले तो अच्छा हो मेरे लिए। उसी वक्त वहाँ श्यामा की उस्ताद वहाँ आ जाती हैं और वो खुशी की बात सुनकर उसे समझाने लगती हैं। खुशी, क्या रंग काला होने से कोई मनहूस हो जाता है? क्या रिश्ते रंगों से बनते हैं? श्यामा काली है तो क्या हुआ, तुम्हारी सगी बहन है। मेरी उससे नहीं बनती मैम, इसीलिए मैं उसे अपनी बहन नहीं मानती। ये कहकर खुशी वहाँ से चली जाती है और फिर उसके जाने के बाद टीचर खुद श्यामा के पास जाकर उसे संभालती है। क्या बात है श्यामा बेटी, तुम इस तरह अकेले बैठकर क्यों रो रही हो? मैम, मेरा रंग काला है इसलिए कोई मुझे मनहूस बोलता है तो कोई काली भैंस। मेरी सगी बहन खुशी भी मुझसे नफरत करती है, हमेशा लड़ती रहती है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। तुम्हारी अम्मी तो तुझे प्यार करती है ना? हाँ मैम, करती है। बस तो बेटा खुद को नसीब वाली समझो, क्योंकि जिनको अम्मी का प्यार मिल जाए उन्हें जिंदगी में किसी के प्यार की जरूरत नहीं होती। सच मैम? हाँ, सच में। उस्ताद के समझाने के बाद श्यामा खुश हो जाती है और फिर पूरा दिन मुस्कुराती रहती है। शाम को जब कमला उसके पास आकर बैठती है तो श्यामा उससे पूछती है, अम्मी, क्या आप मुझे खुशी की जितनी मोहब्बत करती हैं? अम्मी के प्यार पर शक नहीं किया करती बेटा, अम्मी तो अपनी हर औलाद को प्यार करती है। मुझे तू भी उतनी ही प्यारी है जितनी की खुशी। सच अम्मी? और क्या, तुझे अपना कलेजा चीर कर दिखाऊं क्या? अरे नहीं नहीं अम्मी, मुझसे भूल हो गई। जिस दिन खुद अम्मी बनोगी उस दिन खुद ही समझ जाओगी, समझी? इस तरह कई साल गुजर जाते हैं। इस दौरान खुशी और श्यामा स्कूल से 12वीं पास करके कॉलेज में पढ़ने लगती है। वक्त बदलता है लेकिन खुशी की नफरत में कोई बदलाव नहीं आता। वो श्यामा से उतनी ही नफरत करती है, लेकिन इस बीच वो अपने कॉलेज के एक लड़के मनीष की मोहब्बत में पड़ जाती है और अब दिन भर उसे मनीष की ही याद आती है। श्यामा का दिल दुखाने के लिए वो अम्मी से जानबूझकर मनीष की बातें बढ़ चढ़ कर करती रहती है। अम्मी, आपकी खुशी किस्मत वाली है जो उसे मनीष जैसा लड़का मिल गया। मिलता क्यों नहीं बेटी,
तू भी तो परियों सी खूबसूरत है। परियों सी खूबसूरत हूँ, तभी तो मनीष मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। कहता है मैं मर सकता हूँ तुम्हारे लिए, पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। उससे भले तो बेटी उसके अम्मी अब्बू हैं, जिन्होंने तुझे अपने घर की बहू कबूल कर लिया है। ये सब तो मेरी खूबसूरती का कमाल है, वरना बदसूरत लोगों को कौन पसंद करता है। ऐसी बातें मत मुंह से निकाल, ज्यादा अहम अच्छा नहीं होता। बदसूरत भी इंसान ही होते हैं बेटी। होते होंगे, लेकिन मैं नहीं मानती। ये सब बातें खुशी अपनी बहन श्यामा को जलाने के लिए कह रही थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था, लेकिन श्यामा अब इतनी समझदार हो गई थी कि उसे अपनी बदसूरती पर किसी तरह का दुख महसूस नहीं होता था। वो समझ गई है कि इंसान की कीमत उसके रंग से नहीं, बल्कि उसके दिल और बर्ताव से आंकी जाती है। इसलिए खुशी की बात सुनकर श्यामा को जरा भी अफसोस नहीं होता, पर कमला थोड़ी तकलीफ महसूस करती है। बेटी बकने दे इसे जो बकना है, थोड़ी कोरी ही तो है, बस इसी का अहम है इसे, पर मेरी नजर में तो तू भी उतनी ही खूबसूरत है। अम्मी, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे जो कहना है कहने दीजिए, मैं जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। इस तरह श्यामा तो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई की तरफ लगाए रखती है और खुशी का ज्यादा वक्त मनीष के साथ घूमने फिरने में बीतता है। इसी तरह एक दिन खुशी जब मनीष के साथ बाइक पर जा रही होती है, तो मनीष की मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो जाता है और इस हादसे में खुशी को गंभीर चोटें आती हैं, लेकिन मनीष को कोई चोट नहीं आती। इस हादसे की खबर मिलते ही श्यामा और उसकी माँ कमला तुरंत अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ती हैं। खुशी के चेहरे पर संजीदा चोट आई है और उसे बचाने के लिए खून की जरूरत होगी। आप मेरे जिस्म से सारा खून ले लीजिए, पर मेरी बहन को बचा लीजिए। इस तरह श्यामा के खून देने से खुशी की जान बच जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर चोट का बड़ा सा निशान बन जाता है और इसी निशान की वजह से उसका चेहरा बदसूरत लगने लगता है। उसकी इसी बदसूरती की वजह से मनीष भी उससे बात करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। मैं बहुत बड़ी पागल थी अम्मी, इस दुनिया को ना समझ सकी। लेकिन अब तो समझ गई ना कि इंसान की कीमत उसकी सूरत से नहीं, बल्कि उसकी सीरत से जानी जाती है। इस हादसे के बाद खुशी का सारा अहंकार खत्म हो जाता है और फिर उसे वही काली कलूठी अपनी बहन श्यामा, जिसे वो मनहूस समझती थी, अपनी प्यारी बहन और दुनिया की सबसे अच्छी इंसान नजर आने लगती है। ये कहानी है प्रेमनगर गांव की। वैसे तो प्रेमनगर गांव खुशनुमा और बहुत ही प्यारा था। गांव में हमेशा अमन बनी रहती। उसी गांव में मंगलू नाम का भिखारी रहा करता था, जो आसमान को चादर समझकर और धरती को बिस्तर समझकर कहीं भी भूखे पेट सो जाया करता था। ऐसे ही हर सुबह मंगलू मंदिर का प्रसाद खाकर रास्ते और चौराहे पर भीख मांगने निकल जाया करता था। मंगलू का बर्ताव बहुत ही अलग था। दूसरे से भीख लेकर वो अपना पेट न भरता, बल्कि उन पैसों को अपने साथी भिखारियों को बांट देता। हे राम, आज तो एक फूटी कौड़ी हाथ नहीं लगी, क्या खाएंगे हम? अब क्या बताऊं काका, मैंने तो आखिरी बार भर पेट खाना कब खाया था मुझे याद ही नहीं। गोपाल और बाकी भिखारी बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर मंगलू आ गया और उनसे कहने लगा, आज तक मैंने तुम सभी भिखारियों को भूखे पेट सोने दिया है क्या, जो आज सोने दूंगा? जरा ये देखो मेरे पास क्या है, दही, जलेबी और खूब सारी खिचड़ी। मेरी आंखों से तो खुशी के आंसू झलक आए। अगर तुम ना होते तो न जाने क्या होता आज, न जाने मैं क्या खाता और कहाँ जाता। मैं तो भूखा ही मर जाता। अरे ऐसे कैसे मर जाओगे? पहले इसी धरती पर जीने का मजा ले लो, ये खिचड़ी और दही जलेबी खाकर। सारे भिखारियों ने मिलकर जमकर और बड़े ही चाव से खिचड़ी, दही और जलेबी खाई और सब आराम से सो गए। जैसे ही सुबह हुई, गोपाल काका, रमेश, कहाँ हो तुम सब? काका, काका, रमेश, कहाँ गए तुम दोनों? अब मैं किसके साथ भीख मांगूंगा? वो दोनों चोर थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। सुबह सुबह ही पुलिस आई और उन्हें उठाकर ले गई। उस समय तुम गहरी नींद में थे।
ये कैसा भद्दा मजाक है? ये आप क्या कह रहे हैं? वो दोनों तो अच्छे इंसान थे, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। मंगलू उन्हें ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन जा पहुंचा और देखा कि दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये देखकर मंगलू ने कहा, साहब, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने इन्हें क्यों कैद करके रखा है? मुझसे तुम ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो? हम भिखारी है साहब, दुनिया से भले ही भीख मांगे पर हमारा गिरबान इतना कमजोर नहीं है कि हम चोरी कर ले। बड़ी बोलती निकल रही है तुम्हारी। इंस्पेक्टर साहब, आप कहे तो इसे भी अंदर कर लूं? हाँ हाँ कर दो, लेकिन मेरी गलती क्या है? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। उन हवलदारों ने मंगलू की एक नहीं सुनी और उसे काल कोठरी में डाल दिया, उसी काल कोठरी में जहां गोपाल और रमेश पहले से ही कैद थे। हे मालिक, ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा। उन लोगों ने मुझे और रमेश को इस जेल में बंद कर दिया। जिस जगह पर हम रात को सोया करते थे, उस जगह को एक व्यापार ने खरीद लिया है, सेठ बिजोरी मल ने। लेकिन इसमें तुम्हें गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? उस रात जब तुमने हमें जलेबियां खिलाई थी ना, तब जाकर रमेश ने मंगलू को सारी बात बताई। कुछ भी कहो, मंगलू है तो बहुत बड़ा दानी। हाँ, अब सुबह होते ही उनकी आँख खुलेगी, तब तक उन्हें होश नहीं आएगा। घोड़े बेचकर सोते हैं मंगलू भाई। उतने में वहाँ कुछ गुंडे आ गए और कहने लगे, इन भिखारियों को यहाँ से उठवाकर किसी जंगल या रेगिस्तान में छोड़ दो। ये जमीन हमारे गांव के नेता की है और एक शहरी व्यापारी आकर यहाँ पर बड़ा सा मॉल बनाने वाला है। इन भिखारियों की औकात ही क्या है? इन्हें जल्दी भगाना ही पड़ेगा। जब मॉल बनेगा तो मैं भी उस मॉल में अपनी एक दुकान खोलूंगा और ये बुरे काम बंद कर दूंगा। हाँ हाँ, पहले चलो इन्हें भगाओ। इन पर चोरी का इल्जाम लगाकर इन्हें हवालात में बंद करा दो। सरदार, यहाँ पर जितने भी भिखारी हैं ना, उनमें से एक मंगलू है, उसे हमें छोड़ देना चाहिए। अच्छा आदमी है, बाकी भिखारियों को हम जेल में डलवा देंगे। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी करो। उन गुंडों ने मंदिर से कुछ सामान चोरी कर उन भिखारियों के पास रखवा दिया और पुलिस को थोड़ी सी रिश्वत खिलाकर उन्हें कैद में डलवा दिया। अच्छा तो ये बात है। उस रात अगर मैं सोया ना होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। सब मेरी ही गलती है। मंगलू उन भिखारियों के सामने फूट फूट कर रोने लगा। मत रो मंगलू भाई, हो ना हो ये सब हमारे किसी पाप का नतीजा है। जो भी हो, अब हम बाहर कैसे जाएंगे ये सोचिए। इस जेल में सिर्फ एक बल्ब है जो दिन में भी जलता है और मैं इस बल्ब से परेशान हूँ। मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं, सब तोड़ दूंगा जेल के अंदर में। उस वक्त रमेश ने एक लकड़ी उठाई और उस जलते हुए बल्ब पे दे मारी। उस लकड़ी के प्रहार से बल्ब फूट गया और उसमें से एक रोशनी निकली। वो रोशनी सारे कैदियों को एक नई दुनिया में लेकर चली गई, जहां उन्होंने देखा कि पहले से ही वहां पर कई सारे कैदी मौजूद थे। ये सब क्या हो रहा है और कौन है ये सारे लोग? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बल्ब की दुनिया कैसे आ गई? तब वहां पर एक बुजुर्ग कैदी आ गया और उनसे कहने लगा, आओ आओ मंगलू, तुम आओगे ये हमें पहले से पता था, पर ये नहीं पता था कि इतनी देर से आओगे। आपको मेरा नाम कैसे पता और आप कौन हैं? ये सब हो क्या रहा है? अब हमारे बारे में इतना सब कैसे जान सकते हैं? इस बल्ब के दुनिया से जेल बड़ा अच्छा दिखता है। जेल में जितने भी बल्ब है सब कैमरा जैसे काम करते हैं। हम यहाँ बैठकर जेल की सारी बातें सुन और देख सकते हैं। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता बताइए। हम भी यहाँ पिछले हफ्ते से कैद हैं। ये ग्रहों का हेर फेर है। जब भी ग्रहों से कोई खेलता है बल्ब का दरवाजा खुल जाता है और ऐसी घटनाएं होती रहती है। इसका एक ही उपाय है। आप सबको बाहर निकालने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताइए कैसा उपाय है? इसके लिए तुम्हें जेल के सारे बल्ब फोड़ने होंगे। इतना कहकर बुजुर्ग कैदी उन्हें जादुई बल्ब के पास लेकर चला गया। ये इतना बड़ा बल्ब, इससे हम कैसे आजाद होंगे?
इस बल्ब को वही तोड़ सकता है जिसने कभी कोई पाप न किया हो और दिल का बड़ा सच्चा हो और ईमानदार भी हो। ये काम तो मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। चलो हटो। किसी की न सुनकर रमेश ने एक लकड़ी उठा ली और ना आओ देखा न ताओ वो उस बल्ब को फोड़ने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन उस जादुई बल्ब का करंट इतनी तेज था कि रमेश की हालत खराब हो गई और उसे जोर का करंट लगा। अरे बाप रे, अरे मालिक रे, करंट लग गया मुझे। रमेश को इतना जोर का झटका लगा कि सारे डर गए और रमेश दूर खड़ा हो गया। तभी उस बड़ी सी बल्ब से आवाज आई, प्रकृति के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। ये बल्ब बहुत बड़े पुजारी की है जिसने जेल में निर्दोष होकर सजा काटी थी। इस बल्ब को मैं फोड़ूंगा और सबको यहाँ से आजाद करूंगा। इतना कहते ही रमेश के हाथों से लकड़ी लेकर मंगलू उस बल्ब के करीब पहुंच गया और बड़ी जोर से लकड़ी लेकर उस बल्ब पर दे मारा। जैसे ही लकड़ी बल्ब पर लगी तो बल्ब फूट गया और उसमें से एक कैदी की रूह निकली और कहने लगी, धन्यवाद मंगलू, तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने हमें आजाद किया है। तुम्हारी तरह ही मैं भी बेगुनाह था और मुझे जेल में डाल दिया गया और मेरे ही श्राप के कारण सारे जेलवासी इस बल्ब के दुनिया में आ गए। लेकिन आपको सबक सिखाना ही था तो उन्हें सिखाना था ना जिन्होंने ये पाप किया, ना कि निर्दोष कैदियों को। इसके पीछे का मतलब यह है कि मैं तुम्हें यह बल्ब देना चाहता था। इस बल्ब से तुम असली दुनिया में जाकर जो चाहे वो कर सकते हो। उस रूह ने मंगलू को एक बल्ब दी और उसके बाद वो रूह वहाँ से गायब हो गई और सारे कैदी दोबारा जेल में आ गए। तब मंगलू ने कहा, हमें एकजुट होकर रहना होगा, इस जेल से निकलना ही होगा। इतना कहकर मंगलू ने उस बल्ब को होल्डर में लगा दिया और बल्ब जलने लगी। जैसे ही बल्ब जली सारे जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। ये देखो, जेल की सारी सलाखें खुल चुकी हैं। हमें यहाँ से भागना चाहिए। सही कहा रमेश बेटा तुमने, चलो जल्दी चलो। सारे कैदी जेल से भाग रहे थे। तब उन्होंने देखा कि सभी घूसखोर पुलिस वाले एक तरफ एक बड़े से जेल में कैद हैं। मौके का फायदा उठाकर रमेश, मंगलू और गोपाल काका वहाँ से फरार हो गए। इन्हें छोड़कर यहाँ से निकल चलो, वरना दूसरी मुसीबत आ जाएगी। मंगलू और उसके साथी भिखारी वहाँ से भागकर दोबारा उसी मंदिर के पास आ गए जहाँ सारा कारनामा हुआ था। उन्होंने वहाँ देखा कि एक बहुत बड़ा नेता वहाँ अपने गुंडों को लेकर खड़ा है। अब तुम सब कहाँ भागोगे? इस जगह पर हम एक नया मॉल बनवाने वाले हैं। मुझे पहले से पता था कि आप सब इस जगह के पीछे पड़े हैं, लेकिन ये जमीन ना तो आपकी है और ना ही सरकार की। इतना कहते ही मंगलू ने अपने झोले से जादुई बल्ब निकाला और उस बल्ब को जमीन पर रख दिया। जैसे ही बल्ब जमीन पर रखी गई, जादुई बल्ब एक बल्ब ढाबे में कन्वर्ट हो गई। सारे भिखारी ये मंजर देखकर दंग रह गए। ये सब क्या हो रहा है? ये बल्ब के आकार का रेस्टोरेंट कहाँ से आ गया? जाओ और इस रेस्टोरेंट को तोड़ डालो। इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक होना चाहिए। जी सरदार, ऐसा ही होगा। जैसे ही गुंडे उस बल्ब के रेस्टोरेंट को तोड़ने गए, उन्हें जबरदस्त बिजली का झटका लगा। तुम सबसे कुछ नहीं होने वाला, अब देखो मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर नेताजी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस बल्ब रेस्टोरेंट पर दे मारा। जैसे ही पत्थर उस बल्ब रेस्टोरेंट पर पड़ा, बहुत तेज हवाएं चलने लगी और बिजली के तेज झटके से नेताजी बल्ब में कैद हो गए। नेताजी के बल्ब में कैद होते ही रूह प्रकट हुई। वो रूह उसी जेल के एक कैदी की थी जो कि बेगुनाह था। इसी पापी के कारण बेगुनाह होकर भी मैं जेल में कैद था, लेकिन अब और नहीं, अब इसका अंजाम बुरा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए मंगलू।
तुम्हारे अच्छे इंसानियत के वजह से ये बल्ब रेस्टोरेंट है। अब से तुम सब इसी में काम करोगे। ये जमीन तुम सब के नाम पर होगी। इतना कहकर रूह गायब हो गई और सारे भिखारी उस बल्ब रेस्टोरेंट में मेहनत से काम करने लगे और अपनी अपनी जिंदगी खुशी से व्यतीत करने लगे।